नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बराक ओबामा भारत आ रहे हैं। देश में बराक ओबामा के कुत्तों की खासियतों के विषय में अगर अब तक तमाम रिपोर्ट्स पढ़कर आपके मन में कुत्तों के लिए सेलिब्रिटी फीलिंग आने लगी हो तो थोड़ी चर्चा झारखंड के बाघों की करनी जरूरी है। उनकी हालत खराब है। ओबामा के कार की खासियत हमारे देश के लिए परमाणु परीक्षण से भी ज्यादा चर्चा का विषय है इन दिनों। पत्रकार भी उसकी खासियत इस तरीके से बताते हैं जैसे इसकी खोज उन्होंने ही की हो। तो बराक ओबामा कितने सुरक्षित रहते हैं जैसे बेहद गंभीर मुद्दे से ध्यान हटाकर थोड़ी देर झारखंड के बच्चों की बात करेंगे कि वो कितनी सुरक्षित हैं, उनकी मृत्यु क्यों हो रही है। इधर चुनाव से पहले बीजेपी के लिए दरवाजे खुले रखने वाली जेवीएम कह रही है कि अब उसे खरीदने का प्रयास हो रहा है। उम्मीद है कि बीजेपी के मेक इन झारखंड कार्यक्रम का ये हिस्सा ना हो। शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति को समझने से और चर्चा दिल्ली की होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की दहलीज को तो बीजेपी ने पार कर लिया, पर अब सवाल दिल्ली के दिल पर राज करने को लेकर। पिछले 15 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी को इस बार उम्मीद की किरण बेदी में दिख रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनाव के पहले ही घोषित कर दिया है और ये अहम बात है इसमें कि सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई पहले, जबकि महाराष्ट्र या कश्मीर या यहां तक कि झारखंड में जहां बीजेपी की जीत निश्चित मानी जा रही थी वहां घोषणा नहीं हुई। इसलिए आज पहला सवाल है कि क्या आने वाले चुनाव में बिहार में घोषणा हो सकती है। बिहार में क्या होगा? क्या अमित शाह दिल्ली वाली रणनीति बिहार में अपनाएंगे? आइए इसको थोड़ा समझने की आज हम कोशिश करते हैं। पहली बात, दिल्ली और बिहार की राजनीति को लेकर क्या कोई समानता है दोनों जगहों की राजनीति में? अब ध्यान से देखा जाए तो जहां भी बीजेपी को लगा कि मुकाबला कांग्रेस के साथ है, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो जहां भी लगा कि मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस के साथ है, डायरेक्ट फाइट है, बीजेपी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया। यानी वो चेहरा जो कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा विश्वसनीय हो या हो सकता था, उसका पार्टी ने भरपूर इस्तेमाल किया। और कहा यह भी जाता है कि मोदी को जो समर्थन मिला वो बीजेपी को समर्थन से ज्यादा कांग्रेस विरोध को लेकर मिले। हालांकि यह भी एक डिबेटेबल इशू है, फिर भी कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा था उसने नरेंद्र मोदी को दिल्ली आसानी से पहुंचा दिया, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए आज सवाल यह भी कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकाबले में किरण बेदी को मौका मिला तो क्या बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक चेहरा होगा? दिल्ली की स्थिति देखिए। चुनाव प्रचार में कांग्रेस का तो जिक्र भी बीजेपी नहीं कर रही है, निशाने पर सीधे तौर पर केजरीवाल है। और बिहार में भी हालात यही है। बीजेपी के निशाने पर अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार कांग्रेसी नहीं है, याद रखिए। राजकाज या गवर्नेंस के मुद्दे दिल्ली के चुनाव में भी गौण हैं और बिहार में भी मांझी को अच्छा काम करने वाला बताने से संकेत तो यह निकलता है कि 2015 में सीधे मुकाबले की बात होगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि बिहार की राजनीति में नीतीश के खिलाफ बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान सौंपेगी जो नीतीश कुमार की राजनीतिक लकीर को चुनौती देगा? कुछ और भी पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बीजेपी बहुत एकजुट है इसलिए पार्टी ने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी, क्योंकि आप बिहार की चर्चा करेंगे। इसलिए सवाल यह कि दिल्ली में भी बीजेपी की स्थिति वही थी, बल्कि किरण बेदी की बैठक में तो देखिए हर्षवर्धन गए ही नहीं। मनोज तिवारी ने खुलकर विरोध किया तो जगदीश मुखी ये कहते नजर आए कि किसी का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कार्यकर्ताओं को गलत संदेश जाए। यानी दिल्ली बीजेपी में भी देखिए और बिहार बीजेपी की परिस्थितियां देखिए तो लगभग एक जैसी स्थिति है। अश्विनी चौबे पुराने नेता होने का दावा करेंगे। सुशील मोदी को स्वीकार और अस्वीकार करने पर पहले ही बहस शुरू हो चुकी है और गिरिराज सिंह सबकी पोल खोल देंगे जैसा बयान पहले ही दे चुके हैं। तो क्या यह भी मान लिया जाए कि इन विरोधों को दूर करने के लिए पार्टी किसी एक नाम को आगे कर सबको शांत कर सकती है और चौंका भी सकती है, जैसा फिलहाल दिल्ली में हो रहा है। बिहार में बीजेपी अभी क्या कर रही है इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अमित शाह 23 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। पार्टी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रही है। याद रखिए वो समाजवादी विचारधारा के थे और उनकी जाति को भी राजनीति के अखाड़े में उतारा जाएगा। यानी वो तबका जिसके समर्थन के सहारे नीतीश अपनी राजनीति को सुरक्षित मानते रहे हैं या मानते हैं, उस पर निशाना है। और दिल्ली में भी देखिए तो केजरीवाल ने भी पहली बार उस वर्ग को अपने पाले में किया जो 15 सालों से कांग्रेस का समर्थन करती नजर आ रही थी। और किरण बेदी भी अखबार बेचने वालों और सब्जी वालों से आजकल बात करती नजर आ रही है। तो क्या यह भी मान लिया जाए कि जो चेहरा होगा वो पारंपरिक बीजेपी के वोटरों को लुभाने वाला नहीं होगा, बल्कि कोई ऐसा होगा जो सीधे तौर पर नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी करेगा? यानी अगर आप तमाम परिस्थितियों को देखें तो तमाम परिस्थितियां फिलहाल ये कह रही हैं कि बिहार बीजेपी चुनाव से पहले एक चेहरा सामने रख सकती है और दिल्ली के फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। पर इसके लिए दिल्ली के नतीजों का भी शायद हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि नतीजों के बाद रणनीति बदल भी सकती है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में बात करोड़ टके के सवाल की।
14 साल का झारखंड जितना राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता है, उतना ही विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर भी चर्चा होती है। कभी सरकार बचाने के लिए विधायकों को पैसे की पेशकश की गई, तो कभी राज्यसभा चुनाव में समर्थन पाने के लिए खरीद फरोख्त की बात हुई। निगरानी से लेकर देखिए सीबीआई तक उन मामलों की जांच कर रही है। और इन सब के बीच खबर यह कि जेवीएम ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने के लिए विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए की पेशकश का मामला उठाया और नई बहस शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री सीपी सिंह ने प्रदीप यादव के बयान को सच्चाई से परे बताया। आज विपक्ष भी मजबूत है, वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जो बातें सामने आ रही है, झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों को भी 55 करोड़ का प्रलोभन दे रही है। वो सरकार पदों का प्रलोभन दे रही है कि मंत्री बना देंगे तो चेयरमैन बना देंगे, तो ये एमडी बना देंगे। दूसरे दलों को भी तोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप यादव क्या आरोप लगाते हैं? उन्हें सपना आ रहा है 5 करोड़ रुपये का। चाहते हैं क्या 5 करोड़? तो भाजपा तो पैसा देने वाली किसी को है नहीं। भाजपा तो विश्वास करती है कि सबका साथ सबका विकास, जो भी आए झारखंड के विकास में सहयोगी बने। लेकिन ये पैसे वाली बात करके यह इंगित करना चाहते हैं कि हमारी कीमत 5 करोड़ रुपए है, लेकिन भाजपा 1 रुपया भी कीमत लगाने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। सुना जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बीजेपी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जेवीएम को तोड़ने के लिए बीजेपी उनके विधायकों को प्रलोभन दे रही है। बीजेपी प्रदीप के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच कई बड़े सवाल हैं। आइए एक उन सवालों का हम डीएनए टेस्ट करते हैं कि हकीकत क्या है। सबसे पहला सवाल, क्या झारखंड की सियासत में खरीद फरोख्त की कोई सुगबुगाहट है? प्रदीप यादव के बयान से लग रहा है कि ऐसी कोई बात है, जिसके कारण भी है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार आजसू के समर्थन के सहारे चल रही है। अगर भविष्य में आजसू ने बीजेपी के सामने समर्थन के एवज में कोई शर्त रखी, तो सरकार बचाने के लिए उसे पूरा करना बीजेपी की मजबूरी भी हो जाएगी। यानी बीजेपी पर हर समय आजसू का दबाव बना हुआ है। इस दबाव से उबरने के लिए वो दूसरे दलों पर नजरें गड़ाए हुए हैं, और उसके लिए जेवीएम से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। याद कीजिए, विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सबसे ज्यादा जेवीएम विधायकों को ही अपने पाले में किया था। जेवीएम का गठन बीजेपी से टूटकर हुआ। यानी वैचारिक रूप से भी देखें तो वैचारिक रूप से भी दोनों दलों के नेताओं में एक समानता हो सकती है। हालांकि ये साबित नहीं करता कि बीजेपी की तरफ से खरीदने के या खरीद फरोख्त के ऑफर है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी जेवीएम का विलय कराने की नाकाम कोशिश भी कर चुकी है। तो ये सब हो रहा है, इसलिए इस दायरे में सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पर्दे के आगे विलय की नाकाम कोशिश के बाद क्या बीजेपी पर्दे के पीछे कोई चाल चल रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार गठन के 24 दिन बाद भी देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। तो क्या बीजेपी सच में जेवीएम विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, या कोशिश में जुटी हुई है और इसलिए ही मंत्रिमंडल विस्तार को टाल रही है? अगर इसमें सच्चाई है तो विलय में एक तकनीकी पेच है। जब तक जेवीएम के 8 में से 6 विधायक एक साथ बीजेपी में नहीं आते, तब तक दल बदल कानून के तहत विलय नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि हम और आप नहीं कर सकते। हालांकि बीजेपी इस तरह की बात से साफ इनकार भी कर रही है। अब जब बीजेपी इनकार कर रही है, तो एक सवाल यह भी है कि आखिर जेवीएम ऐसा क्यों कह रही है? क्या जेवीएम चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा चाहती है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, जेवीएम की पकड़ लगातार राजनीति में कमजोर होती जा रही है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक जेवीएम को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी अध्यक्ष दोनों चुनाव हार गए, दोनों जगह जहां से वो खड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव में तो बाबूलाल मरांडी को 2 जगहों से हार का सामना करना पड़ा, और ऐसे में देखिए, इस तरह की बात जेवीएम खुद को चर्चा में रखने की एक कोशिश भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। डीएनए में अब बात हम जिस खबर की करेंगे वो महज एक महज हादसा कह सकते हैं आप, लेकिन उन माता पिता के लिए खबर देखना जरूरी है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। खासकर उनके लिए खबर देखना बेहद जरूरी है जिनके बच्चे बस या दूसरी गाड़ी से स्कूल जाते हैं। आए दिन ये देखने और सुनने को मिलता है कि स्कूल बस की चपेट में आकर छात्र या छात्रा की मौत हो गई। बुधवार को
रांची में एक स्कूल बस ने बच्चे को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई और इसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। यही नहीं, भीड़ ने एक निजी स्कूल की 2 बसों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान बस ने बच्चे को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे की मौत इसलिए हो गई क्योंकि समय पर उसका इलाज नहीं हुआ। स्कूल बस से सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद अब कई बेहद गंभीर सवाल हमारे आपके सामने खड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम और ये रांची की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बाद बहुत सारे अहम सवाल हैं जो इसी तरीके से गर्म होकर हमारे आपके सामने खड़े हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और हंगामे को लेकर। बच्चे की मौत हुई है, 2 बसों के बीच हादसा हुआ है। एक बेहद चीज़ देखिए आप, एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ ये है कि ओवरटेक करने की वजह से ये हादसा हुआ। स्कूल्स में जो बसेस चलती हैं, क्या वो उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करनी चाहिए? ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्कूल बसेस को पहले से दी जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये हादसा नया नहीं है। बात चाहे आप झारखंड की करें, चाहे आप देश स्तर की बात करें। अगर आप देश स्तर पर भी बात करेंगे तो हमारे देश में सड़क हादसों में जितनी मौतें होती हैं उतनी पूरी दुनिया में नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जो बता रही थी कि सड़क हादसे में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स की यानी युवाओं की मौत अगर दुनिया में कहीं होती है तो वो हमारे देश में होती है। बहरहाल आते हैं इस तस्वीर पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। और रांची की बात हम कर रहे हैं तो ऐसा पहली बार नहीं है कि रांची में इस तरह की घटना हो। इससे पहले इसी साल देखिए 5 जनवरी को सुरेंद्रनाथ सेंटनरी स्कूल के स्कूल बस से 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। उसी दिन ध्यान रखिए, सेंट जेवियर स्कूल के बस से एक बच्चा बाहर गिर गया था। ये दुर्घटना राजभवन के पास हुई थी। साल 2010 में डीएवी हेहल की स्कूली बस एक्सीडेंट हुई। इसमें 27 बच्चे घायल हुए थे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि स्कूल वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश और नियम सिर्फ कागज पर हैं। सड़क पर गाड़ियां अपनी मर्जी से दौड़ रही हैं। आइए आपको बताते हैं स्कूल वाहनों के लिए क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। कंडक्टर ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होनी चाहिए। शराब पीकर और गैर इरादतन हत्या के आरोपी गाड़ी नहीं चला सकते। 1 साल में 2 बार नियम तोड़ने वाले गाड़ी नहीं चला सकते हैं। देखिए कितने कड़े नियम हैं। चालक को भूरे रंग की पैंट और जैकेट में होना अनिवार्य है। वर्दी में नेम प्लेट लगी हो जिस पर वाहन मालिक का नाम भी दर्ज हो। स्कूल पर स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखी होनी चाहिए। बस पर 2 स्कूली बच्चों की आकृति भी स्पष्ट तरीके से दिखनी चाहिए। बसों के दरवाजे चलते समय बंद होनी चाहिए। बस में तय क्षमता से 1.5 गुना छात्र नहीं बैठे होने चाहिए। बस में शिक्षण संस्थान के साथ समझौते की प्रति लगी होनी चाहिए। ये और भी बहुत सारे नियम हैं, आप देखिए। बस में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्कूल बस का रंग सुनहरा पीला होना चाहिए। बसों की पहली सीढ़ी की ऊंचाई 325 मिलीमीटर से ज्यादा न हो। ड्राइवर की सीट के साथ साइड मिरर लगी होनी चाहिए। बस में फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब देखिए, ये अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि वो वैसे स्कूल बसों से ही अपने बच्चों को स्कूल भेजें जिनमें नियमों का पालन होता है, क्योंकि नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों से ही दुर्घटना के ज्यादातर मामले सामने आए। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप उन नियमों को भी समझें और अगर आपके आसपास ऐसे स्कूल बसेस हैं तो इन नियमों के आधार पर उनकी जांच भी करें। सुरक्षा आपके बच्चों की बेहद जरूरी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक अच्छी खबर भी है। डीएनए में बात एक अच्छी खबर की। खुशखबरी जंगल से आई है। बीते 4 साल में बाघों की संख्या 30% बढ़ी। मंगलवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों की संख्या पर रिपोर्ट जारी की। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बाघों की संख्या घटी है, जो कि चिंता का सबब है। लगभग 1 सदी बाद जंगल से अच्छी खबर आई है। देश के राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या बढ़ी है। साल 2010 में देश में जहां 1706 बाघ थे, जो 2014 में बढ़कर 2226 हो गए हैं। बाघों का ये आंकड़ा दुनिया में बाघों की आबादी का 70% है।
18 राज्यों में कुल 3,78,118 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बाघों का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें बाघों की कुल 1,540 दुर्लभ तस्वीरें कैमरे में कैद की गईं। कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 4 सालों में बिहार में बाघों की संख्या में 6 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार में बाघों की संख्या 28 हो गई है। वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बाघों की संख्या बढ़ी है। इस व्यापक गणना में 9,700 कैमरों का इस्तेमाल किया गया। देश भर में जहां बाघों की संख्या में 1.25 गुना इजाफा हुआ है, वहीं झारखंड में बाघों की संख्या घटी है। 2010 में झारखंड में जहां 10 बाघ थे, वहीं 2014 में यहां बाघों की संख्या घटकर मात्र 3 रह गई है। झारखंड के अलावा ओडिशा में भी बाघों की संख्या घटी है। ओडिशा में अब मात्र 28 बाघ हैं। साल 2006 में बाघों की घटती संख्या के बाद बाघ संरक्षण को लेकर व्यापक अभियान चलाए गए। बाघों की संख्या में इजाफा अभियान की सफलता को दर्शाता है। हालांकि बाघ संरक्षण कार्यक्रम को लेकर चुनौती अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में 30% बाघों की संख्या बढ़ी है और उसके पीछे वजह यह है कि शिकार कम हो। इसके अलावा सरिस्का और पन्ना जैसे अन्य अभ्यारण्य पर बाघों को फिर से बसाया गया। बाघों की नई आबादी पैदा हुई, इसलिए इसमें 0 से 25% तक वृद्धि हुई। बाघ संरक्षण अभियान में स्वयंसेवी संगठनों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, खासकर दक्षिण भारत में बहुत ही बढ़िया काम हुआ। तो फिलहाल आज इतना ही। बाघों की इस रिपोर्ट को भी कभी कभी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सब कुछ बराक ओबामा के कुत्तों की रिपोर्ट में ही नहीं होता है। फिलहाल इतना ही। डिनर देखने के लिए शुक्रिया। कहीं मत जाइएगा। छोटे से अंतराल के बाद आ रहे हैं सैयद हुसैन।